हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। पिछली हमने वीडियो में देखा था, सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और सेंटेंस में जितने भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी को हम लोग ने समझा था। सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है। आज हम सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। आज हम इनके बारे में समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ध्यान से देखेंगे, कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस, उस सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है प्रेडिकेट। दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में, इस वर्ब के बारे में और इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बढ़िया से इसे समझेंगे। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं या फिर उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, वाक्य में, वाक्य में, वाक्य इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस में जिस व्यक्ति, जिस व्यक्ति, जिस व्यक्ति या वस्तु की, वस्तु की बात होती है, कि बात होती है, होती है, या क्रिया को, क्रिया को करने वाला, करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो शायद आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया। मतलब कि बात में जिस व्यक्ति या वस्तु की बात होती है या क्रिया को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे राम इज ईटिंग फूड। राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो ये बात में बात किसकी हो रही है? राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। या क्रिया को करने वाला, क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसका मतलब राम क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट है। चलिए, इसमें एक पॉइंट है कि जो सब्जेक्ट होता है जनरली शुरुआत में आता है। तो ये मैं पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वाक्य के प्रारंभ में आता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ज्यादातर, सब्जेक्ट ज्यादातर शुरुआत में, शुरुआत में लिखा होता है। तो सब्जेक्ट जो है ज्यादातर शुरुआत में लिखा होता है, बहुत सारे सेंटेंस में शुरुआत, लेकिन जरूरी नहीं है कि शुरुआत में लिखा होता है। ठीक है। चलिए, अब हम क्या जानेंगे, ये सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस जो बनता है शब्दों से बनता है, तो 100% बात है कि जो सब्जेक्ट है ये भी शब्दों से बना होगा। शब्द, कोई शब्द ही बना होगा। तो कौन कौन से शब्द हैं जो सब्जेक्ट बनते हैं, उसे देखेंगे आप लोग। तो वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, या तो नाउन बनता है, नाउन, या तो प्रोनाउन बनता है, प्रोनाउन, या तो जेरेंड बनता है, जेरेंड, जेरेंड, या बनता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। नाउन आप जानते हैं, प्रोनाउन आप जानते हैं, जेरेंड किसे कहते हैं? जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, अगर वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, तब उस कंडीशन में जेरेंड होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वाक्य में सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तब हम कहेंगे कि एक इंफिनिटिव है। किसी कोई दिक्कत? तो इसे अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे। चलिए, जल्दी से पोज करिए। अब हम आगे चलेंगे। ध्यान से, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हम जानेंगे वर्ब के बारे में। चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप लोग।
एक पॉइंट सब्जेक्ट में और जानने लायक, तो वो मुझे ध्यान आ गया, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देखेंगे। सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? सब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट की पहचान, ये मैं भूल जा रहा था, तो सभी लोग, आप लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। पहला पॉइंट, भाई हम उस वाक्य से पूछेंगे किसने किया, किसने किया, किसने किया, या हम पूछेंगे कौन किया, कौन किया। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, करने वाला। इन तीनों पॉइंट में किसी, इन तीनों का क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर आपको मिलता है तो वो वहां उस कंडीशन में सब्जेक्ट का काम करता है। एक मैं एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज कटिंग फ्रूट्स। एक सुंदर लड़की क्या कर रही है? फलों को काट रही है। तो यहां जो कट करने का काम कौन कर रहा है? ये गर्ल कर रही है, तो इसका मतलब ये जो गर्ल है ये सब्जेक्ट। क्रिया को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, तो ये गर्ल क्या है? सब्जेक्ट। कौन किया, इससे पूछेगा कौन कर रहा है, तो गर्ल कर रहा है, सब्जेक्ट। किसने किया इस काम को, तो गर्ल ने किया, इसका मतलब कि ये जो सब्जेक्ट। और ध्यान देना, सब्जेक्ट का जो सपोर्टिव पार्ट होता है वो भी सब्जेक्ट में काउंट होता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे वर्ब के बारे में, वर्ब होता क्या है, कितना टाइप होता है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। चलो आगे चलते हैं हम लोग। वर्ब, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में? क्रिया, वर्ब। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वर्ब ऐसा शब्द है जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करता है। ये किसी एक्शन या शो करता है, तो हम लिख सकते हैं इट शोज, सॉरी इट शोज एक्शन और स्टेट। यह किसी एक्शन और स्टेट को क्या करता है? शो करता है। किसी कोई दिक्कत? ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। ध्यान देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये खुद दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप। एक होता है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, दूसरा होता है मॉडल्स, और मॉडल्स कितने होते हैं? ये 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। मेन वर्ब, मेन वर्ब जो कि एक एक्शन वर्ब होती है, मेन वर्ब को ही एक्शन वर्ब कहते हैं। ये खुद दो टाइप का होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ये खुद दो टाइप होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में कहते हैं इसे आकर्मक क्रिया, और ट्रांजिटिव मतलब होता है साकर्मक क्रिया। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जेरेंड, जेरेंड होता है। दूसरा होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है? इन्फिनिटिव। तीसरा होता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ये सभी लोग लिख लेंगे। और इधर ध्यान से देखेंगे, जो मॉडल्स होते हैं वो 13 होते हैं। कौन कौन से मॉडल्स होते हैं ध्यान देखिए। आपने देखा होगा शैल शुड, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये मॉडल में आता है। विल वुड, विल वुड। ठीक, कैन कुड, कैन कुड। मे माइट, मे माइट, मे माइट हो गया। नीड हो गया, डेयर हो गया, है ना, यूज टू हो गया, यूज टू, ऑट टू हो गया, ऑट टू, ऑट टू, और क्या हो गया? मस्ट, मस्ट। तो ये होते हैं पूरे के पूरे 13 मॉडल्स। ठीक है, 13 मॉडल्स है ये। प्राइमरी वर्ब 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की। एक बी वर्ब होता है, दूसरा डू वर्ब होता है, तीसरा हैव वर्ब होता है। बी वर्ब में क्या क्या आता है? तो बी वर्ब में इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है ना, वर आता है, बी आता है, बीन आता है, और बीइंग आता है। क्या आता है? बीइंग। ये हो गया।
डू वर्ब में क्या क्या आता है? डू आता है, खुद आता है, डज और आता है डिड। हैव वर्ब में क्या आता है? हैव आता है, हैज आता है और आता है हैड। तो ये वर्ब का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा टाइप्स है। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलो ध्यान से देखेंगे, आगे हम चलते हैं। इसे मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए आप लोग। तो हमने देखा वर्ब के टाइप की मेन दो टाइप होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। इसमें जानने वाली क्या बात है कि कोई भी वर्ब होता है बिना मेन वर्ब के संभव नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन मेन वर्ब का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मेन वर्ब के बिना वाक्य संभव नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। वाक्य में मेन वर्ब का होना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, लेकिन वाक्य में मेन वर्ब का होना अति आवश्यक होता है। चलिए, तो कहोगे कि सर अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलिए आप लोग बताइए। ही या फिर सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपसे मैं पूछूं इज क्या है, आप बताइए इज यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? तो आप बताएंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैंने क्या लिखवाया? बिना मेन वर्ब के वाक्य संभव नहीं है, मेन वर्ब का होना अति आवश्यक होता है। तो इसका मतलब सर ये क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं बाबू, जो ये प्राइमरी वर्ब है, क्योंकि ये इज क्या है? प्राइमरी वर्ब है। तो प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। कैसे काम करती है ध्यान देखेंगे। जब वाक्य में प्राइमरी वर्ब अकेले आएगी तब उस कंडीशन में वो वहां पर मेन वर्ब का काम करती है। तो यहां पर ये मेन वर्ब का काम करे, इस वजह से वाक्य भी बन रहा और वाक्य। तो ऑब्जेक्ट अब हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। चलिए ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। अगर आपसे पूछा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट को छोड़कर जिस पर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट को छोड़कर, वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट को छोड़कर जिस पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट। वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट को छोड़कर जिस पर पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, ध्यान देखेंगे। जैसे सी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है, वह खाना। बताइए ईट करने का काम कौन कर रहा है? सी। तो सी क्या है इसमें? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। चलिए अब ईट का प्रभाव सी को छोड़कर किस पे पड़ रहा है? फूड पर पड़ रहा है, खाने पर पड़ रहा है। तो खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसी कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देखेंगे, ध्यान देखिए। रोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। रोहन ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ध्यान देखिए कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है? रोहन। तो रोहन क्या हो गया बाबू? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब इस कंप्लीट का रोहन तो छोड़कर किस पर प्रभाव पड़ रहा? वर्क पर, क्योंकि वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट। किसी कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट भी कोई ना कोई शब्द बनेगा। जैसे सब्जेक्ट बनता था नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इंफ्initive, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी कोई ना कोई शब्द बनता है। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन बनता है ध्यान से देखेंगे।
ऑब्जेक्ट ध्यान से देखिए आप लोग, ऑब्जेक्ट वाक्य में या तो बनेगा नाउन, या तो बनेगा प्रोनाउन, या तो बनेगा जेरेंड और या तो बनेगा इंफिनिटिव। इन चारों के अलावा कोई भी शब्द जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। जेरेंड आप जानते ही हैं, जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन चारों के अलावा ऑब्जेक्ट बनने का काम और कोई नहीं करता है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट आया है तो दो लोगों का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है तो वो कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो हम सीखेंगे। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। चलिए जल्दी से करेंगे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ध्यान देखिए, ऑब्जेक्ट आया होगा तो या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर होगा प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन इन्हीं दो का ऑब्जेक्ट होता है, वाक्य में इन्हीं दो का ही ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान देखना, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द जो होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट केवल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और इंफिनिटिव बनता है। ठीक है, मैंने वर्ब कर दिया, सॉरी उसके लिए। तो ये हो गया। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो कैसे पता चलेगा वर्ब का ऑब्जेक्ट है? ध्यान देखेंगे, इस वर्ब से हम वाट और होम का जवाब पूछेंगे। वाट और होम का जवाब, वाट मीन्स क्या और होम मतलब किसको, क्या और किसको का जवाब पूछेंगे। अगर उस वर्ब से ये जवाब निकल के आ रहा है तो जो वर्ब के बगल जो लिखा हुआ शब्द है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। चलिए आइए एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हाँ, he is cutting flowers, वह फूलों को काट रहा है। he is cutting flowers। ध्यान देखेंगे, इस कट से हम पूछेंगे क्या और किसको का। क्या काट रहा है? फ्लावर्स काट रहा है। क्या काट रहा है? फ्लावर। इसका मतलब कि इससे पूछने पर जवाब मिल रहा है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो क्या और किसको का जवाब पूछेंगे इस वर्ब से, और अगर जवाब निकल के आता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ, माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माताजी खाना बना रही है। अगर हम इस कुक से पूछें क्या बना रही है, तो मिस होता बनाना, क्या बना रही है? फूड बना रही है, तो जवाब मिल रहा है, इसका मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, he has beaten me, वह मुझे पीट चुका है। अब इस बीटन से पूछिए क्या पीट चुका है, नहीं मिल रहा है जवाब, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्या और किसको, इन दोनों में से किसी एक का जवाब मिल जाएगा तो हम कहेंगे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब इससे किसको का पूछिए, किसको पीट रहा है? मुझको पीट रहा है, तो ये जवाब मिला, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखेंगे, सी इज गोइंग टू मार्केट, बहुत इजी होता है। प्रीपोजिशन छोटे छोटे शब्द होते हैं, सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट। इसमें प्रीपोजिशन कौन है? जल्दी बताओ कौन सा प्रीपोजिशन है? तो ये टू है, और टू के बाद जो शब्द आता है वो क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट केवल नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और इंफिनिटिव बनता है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या सभी को ये बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम लोग अब पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी को आज समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट आखिरकार होता क्या है। चलो इसे रेज करता हूं मैं, जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे, अच्छा आप में से कोई बताना चाहता है कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कोई शब्द हो सकता है, कोई फ्रेज या क्लोज जो उस सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करता है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं छोटी सी, तो लिख सकते ए वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, इज necessary to complete the meaning of sentence. It's called complement. कोई शब्द या फ्रेज जो नेसेसरी हो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसी को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कोई शब्द, कोई फ्रेज, कोई क्लॉज जो कि सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट वाक्य में दो का होता है, दो का। किनका किनका होता है, ध्यान से देखेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट या तो सब्जेक्ट का होगा या तो होगा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इसके बाद, चलिए पहले इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, तो मैं इसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से समझाता हूं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। चलो अब हेडिंग डाल दीजिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ध्यान दो, सब्जेक्ट के बारे में जो भी जानकारी देगा तब उसी को कहेंगे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल से पहले देखते हैं, जैसे राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, राम एक टीचर है, राम एक अध्यापक है। ये टीचर किसके बारे में बताइए जानकारी दे रहा है, ये टीचर है कौन, ये राम, और राम क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, इसका मतलब कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो टीचर क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर कहोगे कि सर जी कैसे समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा, मान लो मैं इतना बुद्धू हूं, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं वाक्य का अर्थ ही निकाल नहीं पाता, तो कैसे पता चलेगा। तो इसका भी एक तरीका होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा वो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी का आ जाता है। ध्यान देंगे कौन सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है लिंकिंग वर्ब। क्या आता है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब अगर आ गया है वाक्य में तो इसके बाद जो लिखा रहता है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अपनी कॉपी में सभी लोग नोट डाउन करेंगे। चलो अब ये लिंकिंग वर्ब कहोगे तो लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, तो मैं लिंकिंग वर्ब का भी जुगाड़ करके आया हूं और आप लोग सभी लोग लिख लेंगे कि लिंकिंग वर्ब होता क्या। ध्यान देखेंगे, लिंकिंग वर्ब होता है जैसे सी हो गया, सीन, लुक हो गया, लुक, अपीयर हो गया, अपीयर, अपीयर। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए, हाँ, रिमेन हो गया, सॉरी रिमेन, रिमेन हो गया, बिकम हो गया, बिकम, स्मेल हो गया, स्मेल, टेस्ट हो गया, टेस्ट, और बी एज अ मेन वर्ब, बी एज अ मेन। बी वर्ब में आप लोग जानते ही हैं बहुत सारी वर्ब आती है। बी वर्ब इज, एम, आर, बार, बी, बीन, बी। जब वाक्य में अकेले आएंगे तब वहां पर इसके बाद जो आता है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। किसी कोई दिक्कत, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, सी विल बिकम ए डॉक्टर, सी विल बिकम ए डॉक्टर। ध्यान देखेंगे क्या बिकम वर्ड आया है, जी हाँ बिकम वर्ड आया, और बिकम एक लिंकिंग वर्ब है। जब ये लिंकिंग वर्ब है इसका मतलब भी इधर आया है, ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, किसी कोई दिक्कत। कहने का मतलब कि कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कुछ आया तो वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ध्यान देखेंगे, एक और पॉइंट है, ये जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये एक ही बंदा होता है, मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपस में बराबर होते हैं, एक ही व्यक्ति होता है। जैसे
सी विल बिकम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनेगी। ये डॉक्टर कौन बनेगी? सी बनेगी। सी क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी। इसका मतलब ये दोनों ही एक ही बन रहा है, सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? चलो अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता कौन कौन सा शब्द है वो भी लिख लेंगे। ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऐसी मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो बनेगा नाउन, या तो बनेगा प्रोनाउन, या तो बनेगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा? इन तीनों में से कोई भी शब्द बन जाता है। ठीक है, डॉक्टर एक नाउन है, जी हाँ। टीचर भी क्या एक नाउन है, जी हाँ। किसी कोई दिक्कत? चलो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में जो शब्द जानकारी देगा, जो फ्रेज जानकारी देगा, उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बिल्कुल आसान है, इसे नोट डाउन करिए जल्दी से, मैं रेज करने जा रहा हूं, जल्दी करिए। चलिए चलो आगे देखो, काफी मेहनत हो रही है। आप लोग जरूर जो है लाइक वाइक किया करो, है ना। आप लाइक कर दें थोड़ा सा प्रोत्साहित होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और हम आपको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत जो भी बातें होती है वो हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। चलिए हम जानते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में जो शब्द, जो फ्रेज, जो क्लॉज जानकारी देगा उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखेंगे, चलिए इसे देखेंगे। ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तीन उदाहरण देखेंगे। वी मेड फातिमा द कैप्टन, हमने क्या किया? फातिमा को क्या बनाया? कैप्टन बनाया। क्या बनाया? कैप्टन। फातिमा क्या है बाबू? ये एक ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला ऑब्जेक्ट है? ये बनाया, किसको बनाया? फातिमा को बनाया। किसको बनाया? फातिमा। किसको का जवाब मिलेगा तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, ये फातिमा को क्या बनाया? कैप्टन बनाया। तो ये क्या हो गया बाबू? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी कोई दिक्कत? ध्यान देखेंगे, दे पेंटेड द हाउस ब्लू। ये पेंट मिस होता है, रंगना, कलर करना। किसको कलर कर रहा है? हाउस को कलर कर रहा है। कौन से कलर से कर रहा है? ब्लू कर रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। दे नेम द पपी मैक्स, उसने पपी का जो नाम रखा वो क्या रखा? मैक्स रखा। तो पपी क्या है बाबू? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी देगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये अपनी कॉपी में सभी लोग लिखते हैं। किसी कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते चल रहे हैं। हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जाना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कहोगे कुछ लोग होगे तो कि कोनो तरीका नहीं है, बता देते तो थोड़ा सा। अरे भैया सब तो तरीका नहीं हो, कुछ गेहूं को यूज करे, थोड़ा सा दिमाग। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी देगा, जो शब्द, जो फ्रेज, जो क्लॉज जानकारी देगा उसके बारे में, उसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने शुरू में बताया कि एक कोई शब्द, कोई फ्रेज, कोई क्लॉज जो पूरे के पूरे सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करेगा, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेज और पढ़ेंगे क्लॉज। ठीक है, चलिए इरेज करता हूं मैं, सभी लोग नोट डाउन करेंगे जल्दी से। हम लोग अब फ्रेज पढ़ेंगे। फ्रेज क्या होता है? क्योंकि जब मैंने कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ाया तो उसमें फ्रेज वर्ड आया था और क्लॉज वर्ड आया था। ये दोनों टर्मिनोलॉजी होती क्या है, इनको, इनके बारे में हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ध्यान देखना, क्योंकि कोई भी आपकी क्लास में आता है तो कभी कभार पूछ लेता है कि फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज, फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश। चलो ध्यान से देखो, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, उसी को फ्रेज कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है, इसे हम पॉइंट से समझेंगे, 3 पॉइंट में समझ लेंगे। ध्यान देखना, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह है। और क्या होता है? ये सेंस तो देता है, गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट, मतलब सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। दूसरा सब्जेक्ट, इट हैज नाइदर सब्जेक्ट
नॉर वर्ब, इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है। किसी कोई दिक्कत? तो ये 3 पॉइंट है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं, वो आप लोग लिख लीजिए। फ्रेज शब्दों का एक समूह है जो सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं फ्रेज। इसका यूज क्या है? जब सभी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ना तो इसके पास सब्जेक्ट है ना है वर्ब है, तो इसका यूज क्या है? पहले मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग इस तरह पढ़े होंगे, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ऑन द रोड, ऑन द रोड। ये सारी चीजें बाबू ये फ्रेज में आती है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तीन क्या 4 टाइप का फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। हाँ, ये सारे फ्रेज होते हैं, लेकिन हम अभी टाइप को नहीं समझेंगे, अभी हम केवल फ्रेज समझ लें, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इनका यूज होता है, क्या करता है ये ध्यान देखेंगे। जैसे कोई सेंटेंस हो गया, हाँ, राम इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग ऑन द रोड। राम क्या कर रहा है? सड़क पर टहल रहा है ना। राम इज वॉकिंग इन दैट रोड। तो ये ऑन द रोड क्या किया? इसने इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। द पर्पस ऑफ फ्रेज टू कंप्लीट ओवर ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो अगर आप एक पॉइंट लिखना चाहते हैं, इसका यूज क्या है, तो आप लिख सकते हैं द पर्पस ऑफ फ्रेज is to complete the overall structure of the sentence। तो ये क्या करता है? पूरे के पूरे सेंटेंस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने का काम करता है ये फ्रेज। अगर कोई पूछेगा कि आप की बात बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? जी बिल्कुल। अगर कोई पूछे फ्रेज किसे कहता है, तो फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, उसी को फ्रेज कहते हैं। एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लॉज। क्या पढ़ेंगे? क्लॉज। जहां जितनी जरूरत होगी हम उतना ही पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि सब चीज एक साथ जो है, जहां जितनी जरूरत होगी उतना ही चीज पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्लॉज। ध्यान से देखना, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज हेडिंग डाल लीजिए, क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में पद या खंड कहते हैं, ठीक है। क्लॉज कोई पूछे तो इसे भी हम पॉइंट से, ध्यान देखिए, पॉइंट से इसे भी हम याद करेंगे। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी शब्दों का समूह होता है। ये इट गिव्स कंप्लीट, ये क्या करता है? इट गिव्स कंप्लीट, ये पूर्ण अर्थ देता है। इट गिव्स कंप्लीट। और क्या करता है? इट हैज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट हैज सब्जेक्ट और वर्ब। प्रेडिकेट कह रहा हूं, मिस्टेक हो गया मेरे, ठीक है। तो क्लॉज क्या है? शब्दों का समूह है, ये कंप्लीट सेंस देता है और इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसी को क्लॉज कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट से ज्यादा समझ में आएगा। जब परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि क्लॉज शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण भाव प्रकट करता है, कंप्लीट सेंस देता है और जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसी को क्या कहते हैं? क्लॉज। तो कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस की तरह है, तो क्या एक सेंटेंस भी क्लॉज होता है? तो मैं बोलूंगा जी हाँ, बिल्कुल, सेंटेंस भी क्लॉज ही होता है। एक एग्जांपल देखेंगे, सभी लोग देखेंगे, ध्यान देखिए। ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। क्या ये क्लॉज है? जी हाँ, क्लॉज है। कैसे पता चला क्लॉज है? ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं? वह खाना खा रहा है, जी बिल्कुल कंप्लीट सेंस। क्या इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है? हाँ जी, सब्जेक्ट और वर्ब है, इसका मतलब कि ये क्लॉज है। कहीं भी क्लॉज पहचानना, आप सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब मिला, एक क्लॉज हो गया। जहां जहां सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा वहां पर क्लॉज बनेगा, ठीक है। ध्यान से। अब ये जो क्लॉज होता है बाबू, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज।
डिपेंडेंट, ये जो इनडिपेंडेंट क्लॉज होता है बाबू, इसी को कहते हैं मेन क्लॉज, या फिर मैं बताऊं इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या किसी कोई प्रॉब्लम? तो क्लॉज दो टाइप का होता है, डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम? चलिए ठीक, ध्यान देखेंगे वर्ड में ही छुपा हुआ है इसका वर्क। डिपेंडेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड हो, जैसे हम और आप किस पर डिपेंड है? हम और आप अपने माता पिता पर डिपेंड है। पैसा देंगे तब काम चलेगा, पैसा नहीं देंगे तो काम खत्म, पैसा हजम। इनडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हाई ऐसे क्लॉज जो किसी पर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र रूप से यूज होते हैं, उन्हीं को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। चलिए ध्यान देखेंगे, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये वाक्य में कहीं भी अकेले आ सकते हैं और ये कंप्लीट सेंस देते हैं। इसमें दो पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, इट इज द सेम एज सेंटेंस। ये इट इज द सेम एज सेंटेंस बिल्कुल सेंटेंस की तरह ही होता है। इट इज सेम एज द सेंटेंस, इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले कहीं भी आ सकता है। इट कैन स्टैंड अलोन, इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। इसकी खास एग्जांपल देखेंगे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? क्योंकि एक सेंटेंस की तरह दिख रहा है, ये कहीं भी स्टैंड कर सकता है। और देखिए जैसे राहुल इज डूइंग हिज वर्क, राहुल अपना काम कर रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये किसी ना किसी बात पर निर्भर होता है। इसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। जब तक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं आएगा तब तक ये अपना अर्थ पूरा ही नहीं करता है। तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज द सेम एज सेंटेंस, ये बिल्कुल सेंटेंस की भांति होता है। बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट कांट स्टैंड अलोन। और इट नीड्स से आवश्यकता होती है एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू कम वी विल प्ले क्रिकेट, अगर तुम आते तो हम क्या करते? क्रिकेट खेलते। इफ यू कम वी विल प्ले क्रिकेट, क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब है? एक क्लॉज। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब है? दो क्लॉज। तो कौन सा डिपेंडेंट है, कौन है इंडिपेंडेंट है? जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कुछ शब्दों से शुरू होते हैं। इफ हो गया, टिल हो गया, अंटिल हो गया, अगर ये इन शब्दों से शुरू होते हैं तो वो डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज कहीं भी स्टैंड कर सकता है। अगर ये वी विल प्ले क्रिकेट हम हटा के कहीं अलग भी लिख देंगे तब भी ये स्टैंड करेगा और प्रॉपर अर्थ देगा। क्या किसी को दिक्कत? आप कहोगे सर जी कैसे समझ में आए, कैसे कहा हुए कहा नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी एक जुगाड़ है, ये कुछ शब्दों से स्टार्ट होता है, उन शब्दों को मैं लिखने जा रहा हूं। सभी लोग उससे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, पहले इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। जल्दी करिए, जल्दी से करेंगे सभी लोग, जल्दी करिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। चलो ध्यान से देखेंगे, इसकी जो शुरुआत होती है ध्यान। हाँ, इट ऑफन स्टार्ट दीज वर्ड, यह अक्सर इन शब्दों से शुरू होता है। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनलेस, अनटिल हो गया, अनटिल, टिल हो गया, टिल, आल्दो हो गया, आल्दो, दो हो गया, दो, या हो गया, एज सून एज लॉन्ग एज, व्हेन, है ना, वाइल, दैट, एक्सेट्रा। ये कुछ प्रमुख वर्ड हैं, इन्हें अपनी कॉपी में सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लिख देंगे।
तो बस आज की जो वीडियो होगी यहीं तक होगी। तो बहुत मजा आया आज आप लोगों को पढ़ाकर। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।